हेलो आप लोगों को। पिछले में आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट का प्रेजेंट का पार्ट। मैंने कहा था कि हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल दो तरह के, एक जिसको आपके ग्रामर की किताबों में ऑप्टेटिव भी कहा जाता है। अब ध्यान देना, ऑप्टेटिव भी। ऑप्टेटिव का मतलब वो सेंटेंस जिसमें आप किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी के लिए गुड विशेष करते हो, ठीक है। उसके भी कुछ पार्ट होते हैं तुम्हारे सब्जेक्टिव में। और दूसरा, जब आप कल्पनाएं करते हो, आप सोचते हो कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। आप जरा इन सेंटेंसेस को देखो। आप अगर गॉड ब्लेस यू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए, तो आपका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब ब्लेसेज होना चाहिए, तभी 5। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वही सब्जेक्टिव का सेंटेंस है जिसमें आप और कुछ नहीं कर रहे हो, स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। चाहे आप किसी को और लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव यू मे लॉन्ग लिव, लेकिन मे लगाने के बाद तो वो आपका मॉडल का यूज हो जाता है। जब आप सीधे लॉन्ग लिव लिखते हो तो इसका सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा ना, और लिव पहले, किंग बाद में, ये एडवर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये एडवर्ब, और ना सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बस याद कर लो, ये कुछ एज इट वेयर, इसको होता है एक प्रकार से जो आप बोलते हो ना, इन अ वे। इन अ वे एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा था, एक फिलोसफर ने कहा था, दिस वर्ल्ड इज फुल दिस वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ लिविंग मैन डेड। वैसे हम सब लोग जो जिंदा हैं वो एक दिन मरेंगे, एज इट वेयर, इन अ वे, एक तरह से। बी दैट इट में, इसको याद रखने का ये सब सेंटेंसेस, चाहे सही हो या गलत। बी दैट इट में, आई विल नॉट स्पेयर हिम, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बी दैट इट में, या सो बी इट, अगर ऐसा होना है तो हो, इफ यू वॉन्ट टू टेक स्टेप्स, सो बी इट। आप देखो, सो बी इट कोई स्ट्रक्चर ग्रामर का नहीं है। बी दैट इट में, मे के बाद वर्ब आना चाहिए था। बी दैट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एज इट वेयर, इट के बाद वेयर लगा है। सो आप इसको याद रख लो, ये सारे सब्जेक्टिव के सेंटेंसेस थे, और ये आपको ग्रामर से अगर आप एनालाइज करोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्ट्रक्चर देखोगे, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ना, कम व्हाट मे, यहां मे के बाद कम छुपा हुआ है, लेकिन बी दैट इट में के बाद आप फिर बोलोगे, बी दैट का कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा। आए चाहे जो भी आने का है, चाहे जो हो, इसका मतलब जो होता है। अब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के आप पार्ट को देखो। ये शब्दों से गाइड होने वाले वर्ड्स हैं ये भी, लेकिन इसमें आप जो पीछे में इंपॉर्टेंट सजेशन डिमांड था वैसा नहीं है। यहां पे एक, जैसे आप ले लो विश। अब विश में आप अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हो, और ये इच्छाएं दो तरह की होती हैं, तीन तरह की। ये इच्छा या तो अभी के समय के बारे में है, वो इच्छा या तो फ्यूचर के बारे में है, या बीते हुए समय के बारे में है। अगर मैं लूं इन दोनों का, तीनों का एक ही मतलब होता है, काश, वो आई विश का ही फॉर्म है। आई विश ना बोल के इफ ओनली बोल सकते हो, ये आई विश का इक्विवेलेंट फॉर्म है, या वुड दैट बोल सकते हो, ठीक है।
आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, तीनों का मीनिंग सेम है। अब विश के साथ रूल ये है कि अगर आप यहां पे अभी की कोई इच्छा जाहिर कर रहे हो, अभी की प्रेजेंट की इच्छा, तो इसमें वर्ब जो लगता है वो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म आता है। आई विश आई हैड अ कार। अभी काश मेरे पास एक कार होती, प्रेजेंट नहीं, आई हैव अ कार नहीं। और अगर तुमको यहां पे किसी कारणवश पास्ट इंडेफिनिट का वाज लगाना हो तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, वाज नहीं लगता, वर लगता है। आई विश आई वर अ बर्ड। आपके मन में अभी की कोई इच्छा जग रही है। अब अगर एक ये हो गया, दूसरा आई विश के साथ आपके मन में कोई ऐसी इच्छा जगे जो जिसका फुलफिलमेंट फ्यूचर में होगा, फ्यूचर का, तो उसके साथ आप वुड या कुड के साथ भी1 लगाओगे। आप लोगों का आई विश आई वुड और कुड बिकम एन ऑफिसर। ये अभी तुरंत तो नहीं होगा ना, काश मैं भी ऑफिसर बन जाऊं, काश मैं भी बन जाऊं, सोचिएगा जरा फ्यूचर का। तो आपका स्ट्रक्चर ये रहेगा। और अगर आई विश के साथ पास्ट हो, पास्ट की किसी सिचुएशन के बारे में आप इच्छा हो कर रहे हो, जैसे काश तुम भी वहां होते जब मुझे प्राइज मिला, काश तुम भी होते वहां पे, तो ये पास्ट हो गया। तो यहां पे फिर वर्ब का फॉर्म पास्ट का परफेक्ट, इंडेफिनिट नहीं लगेगा। आई विश you had been there when I got the prize. पास्ट परफेक्ट। अब इफ ओनली के साथ, इफ ओनली या वुड दैट के साथ नॉर्मली हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं या फिर प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में बात नहीं करते। तो अगर हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला दोनों, ये इनके साथ भी चला जाएगा। एज इफ के साथ हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं, एज इफ हम एक इक्वालिटी बैठाते हैं और वो इक्वालिटी एकदम हाइपोथेटिकल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानो। जैसे मैं तुमको बोलूं, वो ऐसे बात करता है मानो वो सब चीजें जानता है, ऐसे बात करता है मानो वो इस कंपनी का बॉस हो। तो एज इफ कंजंक्शन है, ध्यान से समझिएगा। विश एक वर्ब था, जबकि ये दोनों कंजंक्शन है। तो जब इफ ओनली लगेगा, अच्छा नहीं, इफ ओनली तो आई विश था,
इक्विवेलेंट है, सॉरी ये दोनों, बट ये कंजंक्शन है, मतलब जब इनका इस्तेमाल किया जाएगा एज इफ का, तो एज इफ के पहले एक सेंटेंस होगा और एज इफ के बाद सेंटेंस होगा। जो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है वो एज इफ के बाद वाले को ध्यान रखना है। जैसे मैं तुमको बोलूं ही टॉक्स एज इफ, और रूल वही कि एज इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में होगा, और अगर वाज लगाना हो तो वाज नहीं लगेगा, वर का इस्तेमाल करेगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर द बॉस ऑफ द कंपनी। ठीक है आपका। और अगर आपको पास्ट वो ऐसे बोलता था मानो उसे सब चीजें पता थी किसी पास्ट के बारे में, अभी के बारे में नहीं, तो जब पास्ट के बारे में ही टॉक्ड, और पास्ट के बारे में तो पास्ट परफेक्ट ही है, एज इफ he had known everything। पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब एक वहां पे एक लिखा हुआ था, इट इज टाइम, या इट इज टाइम पे जोर डालने के लिए हम एक एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, कभी हाई लगाते हैं, कभी अबाउट लगाते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इट इज टाइम भी हो सकता है, इट इज हाई टाइम भी हो सकता है, इट इज अबाउट टाइम भी हो सकता है। अब इसके दो स्ट्रक्चर, इट इज टाइम फॉर इंडिया टू रेज एमएसपीज, समय है कि भारत एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाए। हमने यहां पे इंफिनिटिव लगा दिया, लेकिन इट इज हाई टाइम के बाद, अगर या इट इज टाइम के बाद अगर फुल सेंटेंस आए, इट इज टाइम, और टाइम के पहले कोई बात नहीं, आप हाई लगा लो, अबाउट लगा लो, इंडिया रेज्ड, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, India raised MSPs। So, रूल ये है कि इट इज टाइम के साथ जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, और इसमें वाज वेयर का लफड़ा नहीं है, यहां अगर वाज लगाना है तो वाज ही लगाइएगा, V2 का इस्तेमाल होगा बस। उनमें था कि वाज लगना है तो वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। अब इसी मोड में एक तुम्हारा सेंटेंस होता है कंडीशनल, इफ के साथ। अब इफ के साथ अगर आप कल्पनाएं कर रहे हो, और ये कंजंक्शन है, और इफ के साथ लफड़ा ये है काल्पनिक सेंटेंसेज में कि दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बांधना पड़ेगा, लेकिन वही सब्जंक्टिव वाला ही। अब ये कल्पना बिना समय का, अभी को लेके मन में कुछ बात जग गई, अगर मैं करोड़पति होता, अगर मैं राजा होता, अभी की बात कर, मतलब मन में अभी कल्पना आ रही है, और एक बीते हुए समय के बारे में, एक हाइपोथेटिकल जिसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, और एक घटना हो चुकी है उसके बारे में आप सोच रहे हो। घटना घटित हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में एक कल्पना आपके मन में आ रही है। तो इसका ये जो सेंटेंस होगा, जो डबल सेंटेंसेज होंगे, क्योंकि इफ कंजंक्शन है, काल्पनिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट, वाज लगाना है नहीं लगाइएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो,
जैसे सब्जंक्टिव में लगता है वर लगेगा। और यहां पे पास्ट का मॉडल जिसमें सबसे पॉपुलरली वो वुड का इस्तेमाल करता है के साथ V1 एक्टिव में और V3 पैसिव में। इफ I were the PM, I would raise MSPs। ये काल्पनिक सिचुएशन, ठीक है, आप सोच रहे हो। और एक वो जब आप इफ के साथ ये आप ले लो, ये हाइपोथेटिकल कंप्लीटली, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइमलेस, वर्तमान की परिस्थिति को देख के मन में कोई कल्पना जग रही है। जब आपके पास हाइपोथेटिकल तो हो, लेकिन वो हाइपोथेसिस पास्ट के घटित हुए किसी घटना के बारे में हो, आप कोई घटना घटी उसके बारे में अब आप उसका उल्टा सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो। हाइपोथेटिकल और पास्ट, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ यहां पे आपको पास्ट का परफेक्ट लगेगा और यहां पे पास्ट का कोई भी मॉडल लगा लेना और हैव लगा के V3 कर देना। इफ Bose had been the first PM, the condition would have been different। अगर बोस पहले प्रधानमंत्री होते तो कंडीशन कुछ अलग होता। यह घटना घटी है 1947 की मैं बात कर रहा हूं और ये जो हुआ उसका मैं उल्टा कल्पना कर रहा हूं। अब इसमें एक रूल इन्वर्जन का भी इस्तेमाल होता है। इन्वर्जन का मतलब कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं होना है, वो नॉर्मल सेंटेंस है, फुल स्टॉप वाला नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। इन्वर्जन, इसको हम लोग इंटेरोगेटिव नहीं बोलते, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले दो सिचुएशंस में आता है, एक जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो और दूसरा जब आप इन्वर्ट करते हो। जैसे आपने बचपन से याद कर रहे हो, देयर आर बॉयज एंड देयर इज अ बॉय। ये देयर का यूज नहीं है, इन्वर्जन के लिस्ट में देयर भी एक यूज में आता है, वो इन्वर्जन का लिस्ट है। मैं अगले वीडियोस में इन्वर्जन का आपको मैं बता दूंगा, एडवर्बियल पार्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इन्वर्जन का लिस्ट है। उसी इन्वर्जन के लिस्ट में आपका यहां भी इन्वर्जन अलाउड है। आप यहां पे इस सेंटेंस में इफ को हटा के हैड को बाहर रख के आप ऐसे लिख सकते हो हर बार, हैड बोस बीन द फर्स्ट PM, हर बार लिख सकते हो। इफ लगाओ, बोस के साथ हैड प्लस V3 लगाना है, और अगर इफ हटा दो तो हैड को आप पहले रख दो। ये इन्वर्जन का पार्ट हो गया। इसमें भी इन्वर्जन किया जा सकता है, लेकिन तब जब उस सेंटेंस में वर लगा हो।
जैसे अगर मैं लिखूं इफ आई गॉट $1 million, I would be happy. यहां वर नहीं लगा हुआ है तो यहां पे इन्वर्जन नहीं किया जा सकता। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है इफ आई वर द पीएम, तो चूंकि वर लग गया तो आप इस सेंटेंस में इफ को हटा दो और वर को ऐसे लिखो, वर आई द पीएम। ये आप वर वाले में इन्वर्जन कर सकते हो, जबकि यहां पे क्या है कि यहां पे हर बार चूंकि हेड प्लस V3 लगाना है तो यहां पर तो हर बार इन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में इस स्ट्रक्चर में हेड प्लस भी जब तक वर नहीं हो तब तक इन्वर्जन नहीं हो सकता। क्लियर है? सो अभी आप अगर ध्यान दो तो आपका ये पूरा 2 वीडियो में जो मैंने लिखा, ज्यादा बोला नहीं था, कुल मिला के 40-42 मिनट के 2 वीडियोस बने। आपके पास अभी ये सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट आपने देखा, और जब तक ये रूल आपको नहीं पता हो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स पढ़ना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उसके एक्सेप्शंस भी हैं और रूल के एक्सेप्शंस के बिना रूल को कंप्लीट नहीं माना जाता। सो इसको सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, सब्जंक्टिव, जो भी तुम बोलना चाहो, तुम इसको ठीक से कवर अप कर लो। इसके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में तुमको कंडीशनल दिखाई पड़ा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू सबको।